वैसे तो हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे राजाओं का इतिहास पढ़ा है। उन सभी राजाओं में कुछ अच्छे तो कुछ बुरे भी होते थे, लेकिन आज जिस राजा के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसा राजा था कि जब उसका देश जल रहा था तो वो बैठकर बंसुरी बजा रहा था। कहानी है दुनिया के एक प्रसिद्ध देश रोम की, जिसकी एक सीमा स्पेन उत्तर में इंग्लैंड तथा पूर्व में सीरिया से लगती है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। इतिहास का एक क्रूर शासक जब रोम जल रहा था तो वहां का राजा नीरो सचमुच बांसुरी बजा रहा था। जब रोम जल रहा था तो नीरो सुख और चैन की बांसुरी बजा रहा था। यह कहावत रोमन सम्राट नीरो के बारे में मशहूर है। नीरो पर रोम में आग लगवाने का आरोप भी लगाया जाता है और कहा जाता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। नीरो को इतिहास के एक ऐसे क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है जिसने अपनी मां, सौतेले भाइयों और पत्नियों की हत्या कराई थी और अपने दरबार में मौजूद किन्नरों से शादियां की थी। सन 1954 ईस्वी में केवल 16 वर्ष की आयु में नीरो अपनी मां के प्रयासों से एक ऐसे साम्राज्य का बादशाह बना जिसकी सीमाएं स्पेन से लेकर उत्तर में ब्रिटेन और पूर्व में सीरिया तक फैली हुई थी। सिंहासन की भूखी उसकी नीरो की मां अग्रिपीना ने महल में साजिशें और जोड़-तोड़ करके नीरो को सत्ता दिलाई थी। अग्रिपीना ने अपने अंकल सम्राट क्लॉडियस से शादी की और फिर नीरो की शादी बादशाह की बेटी से कराई, जिससे वह शाही परिवार का सदस्य होने के साथ साथ राजा का उत्तराधिकारी भी बन गया, जबकि राजा का अपना एक बेटा था। ऐसा दावा किया जाता है कि अग्रिपीना ने जहरीले मशरूम या खंबियां खिलाकर सम्राट क्लॉडियस को मार डाला, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। नीरो ने अपनी मां की हत्या कराई। जब नीरो ने सत्ता संभाली तो उसकी मां अग्रिपीना उसकी सबसे करीबी सलाहकार थीं, यहाँ तक कि रोमन सिक्कों पर नीरो की तस्वीर के साथ उनकी तस्वीर भी होती थी। लेकिन सत्ता में आने के लगभग 5 साल बाद नीरो ने अपनी मां की हत्या करा दी, शायद इसलिए कि उसे नीरो को अधिक शक्ति और स्वतंत्रता की हवस थी। नीरो की तरफ से अपनी मां पर किया गया हत्या का पहला प्रयास असफल रहा था। नीरो ने अपनी मां को समुद्र तट पर एक समारोह में आमंत्रित किया और फिर उन्हें पानी के एक ऐसे जहाज से वापस भेजने की योजना बनाई जिसे रास्ते में ही डुबाने की साजिश बनाई गई थी, लेकिन इस हत्या के प्रयास से वह बच गई। इसके बाद नीरो ने अपनी मां पर बगावत का आरोप लगाया और लोगों को भेजकर उसकी हत्या करा दी। नीरो ने अपनी मां की हत्या क्यों कराई? एक कार्यक्रम में बात करते हुए प्राचीन रोम की विशेषज्ञ प्रोफेसर मारिया वाइक ने कहा कि नीरो की मां का रवैया बहुत ही हाकिमाना था। एक स्रोत के अनुसार वो अपने बेटे को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश में इस हद तक चली गई कि अपने बेटे के साथ यौन संबंध बनाने से भी पीछे नहीं हटी। उनके अनुसार नीरो और उसकी मां के यौन संबंध होने के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन स्रोत के अनुसार नीरो के भेजे गए जल्लाद जब अग्रिपीना के पास पहुंचे तो उसने अपने पेट की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें वहां चाकू मारा जाए जहां नीरो का पाप पल रहा है। मारिया के अनुसार नीरो ने अपने बचपन में सत्ता संघर्ष का माहौल देखा, जिसका उनके व्यक्तित्व और सोच पर गहरा प्रभाव पड़ा। रोमन साम्राज्य में सत्ता के लिए शादियां और हत्याएं। जिस दौर में नीरो ने होश संभाला था, मारिया विएक ने उस दौर के बारे में कहा कि हम पहली शताब्दी के बारे में बात कर रहे हैं, जब रोमन साम्राज्य यूरोप में ब्रिटेन से लेकर एशिया में सीरिया तक फैला हुआ था। लेकिन यह विशाल साम्राज्य अस्थिर था और एक स्वतंत्र राष्ट्राध्यक्ष सीनेट की मदद से इसे चलता था। रोमन साम्राज्य के पहले सम्राट ऑगस्टस ने इस साम्राज्य में सत्ता में बैठे लोगों में बराबरी का एक विचार पेश किया था। रोम के पहले सम्राट ऑगस्टस सीजर ने जो व्यवस्था शुरू की थी
उसमें वह पीढ़ी दर पीढ़ी जूलियस क्लॉडियस सीजर परिवार में ही सत्ता रखना चाहते थे। इसके परिणामस्वरूप सत्ता हासिल करने के लिए परिवार के भीतर एक संघर्ष पैदा हुआ। सत्ता हासिल करने के लिए परिवार में शादियां, बच्चों को गोद लेना, तलाक, देश निकाला, जिलावतनी के अलावा अपने प्रतिद्वंदी को हटाने के लिए हर तरह की रणनीति का इस्तेमाल किया जाता था। रोमन साम्राज्य के दूसरे सम्राट टिबेरियस के शासनकाल के दौरान नीरो की दादी को कैदखाने में डाल दिया गया था। तीसरे राजा के शासनकाल के दौरान नीरो की मां को जिलावतन कर दिया गया था। क्लॉडियस के शासनकाल के दौरान नीरो की मां की वापसी संभव हुई और उन्होंने सम्राट से, जो कि उनके अंकल भी थे, शादी करके शाही परिवार में अपनी जगह बना ली। नीरो के व्यक्तित्व और चरित्र पर हुए बीबीसी रेडियो के एक कार्यक्रम में शामिल ब्रिटेन में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सुषमा मलिक के अनुसार रोमन साम्राज्य के चौथे सम्राट क्लॉडियस ने सन 41 से 54 ईस्वी तक शासन किया। अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में क्लॉडियस अपनी पत्नियों पर बहुत अधिक निर्भर हो गए थे, जिनमें नीरो की मां अग्रिपीना भी शामिल थी। सुषमा मलिक के अनुसार इन पत्नियों में एक बहुत ही बदनाम महिला मुस्लिना के बारे में इतिहास की किताबों में लिखा है कि उसने क्लॉडियस के आसपास अपने लोगों का एक जाल बिछाया हुआ था। उनके बारे में कहा जाता है कि वह सीनेटरों के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और अपनी वासना को शांत करने के लिए अपने पद की भी परवाह नहीं करती थी। इतिहास से पता चलता है कि क्लॉडियस उससे काफी प्रभावित था। नीरो और क्लॉडियस के दौर की तुलना करते हुए सुषमा मलिक कहती हैं कि नीरो के शुरुआती दिनों में उनके आसपास कुछ अच्छे लोग थे, जिनमें सेनेका और अफ्रेक्स ब्रूस नाम के एक प्रीफेक्ट शामिल थे। सेनेका एक दार्शनिक और नीरो के भाषणों के लेखक थे। नीरो ने अपनी पत्नियों को कत्ल कराया था। जब नीरो अपनी पहली पत्नी ऑक्टेविया से तंग आ गया तो उसने उसे जिलावतन कर दिया और उसे मारने का आदेश दिया। उसके बाद नीरो को पोपिया से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। जब पोपिया गर्भवती थी तो नीरो ने एक दिन गुस्से में आकर उसका भी कत्ल कर दिया। नीरो के शासन के पहले 5 वर्षों को रोम के लोगों के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है। प्राचीन रोम में सीनेट प्रशासनिक और सलाहकार बॉडी थी। नीरो ने रोमन सीनेट को सशक्त बनाया, रोमन सेना को अपने साथ रखा और संतुष्ट रखा, खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन कराकर आम जनता के बीच लोकप्रियता हासिल की। लेकिन ये शुरुआती सफलताएं नीरो के शेष शासनकाल के दौरान भीषण हिंसा और बर्बरता की वजह से दब गई। नीरो अपनी भूमिका के कारण इतिहास और साहित्य में बुराई और दुष्टता का एक प्रतीक बनकर रह गया। प्रोफेसर सुषमा मलिक के अनुसार अपने शुरुआती दिनों में नीरो ने सीनेट को आश्वासन दिया कि क्लॉडियस के समय में जिस तरह से सीनेट को नजरअंदाज किया गया था, उनके समय में ऐसा नहीं होगा और राज्य के मामलों में इस संस्था के महत्व को बहाल किया जाएगा। नीरो ने यह भी आश्वासन दिया कि रोमन सेना प्रेटोरियन गार्ड को समय पर वेतन दिया जाएगा। उन शुरुआती दिनों में नीरो ने रोम के अधिकांश मामलों को सीनेट पर छोड़ दिया था। नीरो ने यह भी समझाने की कोशिश की कि वो बगावत के मुकदमे नहीं किए जाएंगे, जिनके जरिए सीनेट के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ साजिश करते थे। सुषमा मलिक के अनुसार अपने शासन के शुरुआती दिनों में नीरो ने सीनेट के विश्वास को बहाल करने की कोशिश की और यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वह उनके और रोम के लिए एक बेहतर शासक साबित होगा। जब रोम जल रहा था तो क्या नीरो सच में बांसुरी बजा रहा था? सन 64 ईस्वी में रोम जलकर राख हो गया। अफवाह यह थी कि यह आग सम्राट नीरो ने खुद लगवाई थी और बाद में यह कहा जाने लगा कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था।
आग की घटना के बारे में इतिहासकार सुषमा मलिक का कहना है कि दूसरी और तीसरी शताब्दी में कम से कम 2 इतिहासकार इस बात की पुष्टि करते हैं कि नीरो ने खुद रोम में आग लगवाई थी ताकि इसका फिर से नया निर्माण किया जा सके। नीरो अपने मशहूर गोल्डन हाउस का निर्माण कराना चाहता था, लेकिन कुछ इतिहासकार नीरो के पक्ष में यह तर्क देते हैं कि यह आग उसने नहीं लगवाई थी क्योंकि उसका अपना महल भी इस आग की चपेट में आ गया था। सुषमा मालिक के अनुसार उसी दौर के एक अन्य इतिहासकार टेसिटस कहते हैं कि यह केवल एक अफवाह थी कि नीरो ने खुद शहर में यह आग लगवाई थी। यह बात हास्यास्पद लगती है कि नीरो ने खुद ऐसा किया होगा। नीरो ने बाद में शहर को काफी बेहतर तरीके से फिर से बनाया। चौड़ी सड़कें बनाई गईं ताकि आग दोबारा इतनी तेजी से न फैले और बेहतर निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया। मैथ्यू के अनुसार 2 ऐतिहासिक स्रोत यह कहते हैं कि नीरो ने खुद शहर में आग लगवाई थी। उनका तर्क ये है कि जब शहर जल रहा था, नीरो ने विशेष लिबास पहनकर गाना शुरू कर दिया था। यह बात कहाँ तक सही है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था? इस बारे में मैथ्यू का कहना है कि बांसुरी का आविष्कार 7वीं शताब्दी में हुआ था और नीरो के समय में बांसुरी नहीं थी। यह भी कहा जाता है कि नीरो एक वाद्य यंत्र बजाता जरूर था जिसे लायरे कहा जाता है। ईसाई समुदाय पर आग लगाने का आरोप। नीरो ने आग लगाने का आरोप अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय पर लगा दिया। सुषमा मलिक का कहना है कि टेसिटस लिखते हैं कि उस समय रोम में ईसाई समुदाय के लोगों की संख्या बहुत कम थी और आम लोगों को ईसाइयों की धार्मिक मान्यताओं के बारे में बहुत कम जानकारी थी और उनके बारे में नफरत की भावनाएं थीं। इसलिए ईसाइयों पर आरोप लगाना बहुत आसान था, जिस पर आम जनता ने आसानी से विश्वास कर लिया था। नीरो ने इसके बाद ईसाई समुदाय के लोगों को आग लगाने की सजा के तौर पर जुल्म का निशाना बनाया। उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई, जंगली भेड़ियों के सामने डाला गया, रात में उनको जिंदा जलाया जाता था और जनता को ये नज़ारा देखने के लिए इकट्ठा किया जाता था। नीरो का अधूरा महल। आग की इस घटना के बाद नीरो ने एक भव्य महल का निर्माण कराया। ऐसा कहा जाता है कि इसमें एक गोल्डन रूम था जिसमें शानदार फर्नीचर था और कमरे में खुशबू के लिए दीवारों के अंदर परफ्यूम के पाइप लगाए गए थे। इस महल के निर्माण पर भारी मात्रा में संसाधन खर्च किए गए थे, लेकिन यह कभी पूरा नहीं हो सका। एक ऐसा शहर जो राख के ढेर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, वहां के लोग इस महल के निर्माण से खुश नहीं थे, जिनसे जाहिरी तौर पर यह कहा गया था कि इसे उनके लिए खोला जाएगा और वहां खेल और समारोह आयोजित किए जाएंगे। जनता के दुश्मन की नाटकीय मौत। 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते नीरो का विरोध और बदनामी बहुत बढ़ चुकी थी। सेना के समर्थन से सीनेट ने नीरो को जनता का दुश्मन घोषित कर दिया, जो एक तरह से उसकी मृत्यु का फरमान था। मतलब यह कि नीरो कहीं भी दिखाई दे तो उसे मार दिया जाए। सुरक्षा अधिकारी पीछा कर रहे थे। नीरो रात के अंधेरे में भागकर शहर के बाहरी इलाके में स्थित अपने एक महल में छिप गया और आत्महत्या कर ली। कहा जाता है कि जब नीरो ने खुद की जान ली तो उनके आखिरी शब्द थे क्वालिस आर्टिफैक्स पेरियो। विशेषज्ञों का कहना है कि नीरो के अंतिम क्षणों में कहे गए इन शब्दों का ठीक ठीक अर्थ निकालना मुश्किल है, लेकिन इसके कई अर्थ हो सकते हैं।